प्यारे बच्चों, आज हम शक्ति संतुलन के बारे में जानेंगे। ये बीए पंचम सेमेस्टर का एक टॉपिक है शक्ति संतुलन। तो आइए इसको जानते हैं। देखिए, अभी आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में शांति स्थापित है। उसका एक कारण है, वो है शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। अगर शक्ति संतुलन बना रहेगा तो पूरे विश्व में शांति बनी रहेगी और किसी प्रकार के युद्ध की स्थिति में ये शक्ति संतुलन भंग हो जाएगा और ऐसी स्थिति में विश्व में शांति स्थापित नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम 21वीं सदी में बात करें तो वर्तमान में जो शक्ति संतुलन है ये शक्ति का संतुलन बना हुआ है, क्योंकि इसमें लगभग विश्व के अधिकांश देशों के पास परमाणु बम है या परमाणु हथियार उन्होंने विकसित कर लिए हैं, जिसके कारण सभी राष्ट्र एक दूसरे से इस आतंक के संतुलन को इस समय स्वीकार करते हुए किसी पर भी हमला नहीं करने की नीति को अपनाते हैं और ये शक्ति संतुलन के रूप में इस समय विद्यमान है। यही कारण है कि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध होने के पश्चात आज तक किसी प्रकार से कोई तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। जो भी युद्ध हो रहे हैं वो दो राष्ट्रों के मध्य आपसी विवादों के कारण हो रहे हैं। तो आइए आज हम इस टॉपिक को जानते हैं कि शक्ति संतुलन क्या है। देखिए, वास्तव में 1648 से 1914 तक का जो समय था वो शक्ति संतुलन का युग माना जा सकता है, और ये इसलिए माना जा सकता है क्योंकि 1914 में ही पहली बार विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था, जो 1918 तक चला। उससे पहले विश्व युद्ध नहीं हुए थे। तो शक्ति संतुलन के अंतर्गत हम राष्ट्रों की शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, जिससे किसी प्रकार के विश्व युद्ध की संभावना को खत्म किया जा सके। यहाँ ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि 1918 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी, और उसके पश्चात जब 1939 से 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, खासकर 1 सितंबर 1939 को जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, उसके पश्चात तो उससे क्या हुआ कि राष्ट्रसंघ की जो महत्ता थी या कार्यप्रणाली थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगे और अंत में उसको भंग करना पड़ा, और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। शक्ति संतुलन के बारे में अगर हम स्पाइकमैन के अनुसार जानें तो आप देखेंगे कि वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक राष्ट्र केवल शक्ति संतुलन में रुचि लेता है जिसमें उसका हित निहित होता है। अर्थात अगर किसी राष्ट्र का हित निहित है तो वो शक्ति संतुलन चाहेगा, और यदि राष्ट्र का हित निहित नहीं है तो वो शक्ति संतुलन नहीं चाहेगा। अब देखते हैं कि शक्ति संतुलन के वास्तव में कार्य क्या होते हैं। आप लोग ये समझ चुके हैं कि शक्ति संतुलन का अर्थ है कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति का संतुलन स्थापित होना ही शक्ति संतुलन कहलाता है, और प्रत्येक राष्ट्र तभी रुचि रहता है जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध होंगे और वो इस स्थिति में होगा कि वो शक्ति संतुलन को स्थापित कर सके। शक्ति संतुलन के कुछ प्रमुख कार्य हैं, आइए उसको जान लेते हैं। पहला, कि कोई भी राष्ट्र शक्ति संतुलन में क्यों रुचि लेता है, तो पहला कार्य है विश्व शांति की स्थापना करना। अर्थात विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए कोई भी राष्ट्र चाहेगा कि विश्व में शक्ति संतुलन स्थापित रहे, ताकि किसी प्रकार के युद्धों की संभावना को समाप्त किया जा सके, और इससे विश्व में शांति स्थापित रहेगी। शांति स्थापित होगी तो पूरा विश्व तरक्की करेगा, प्रगति करेगा और वो विकास की ओर अग्रसर बढ़ेगा। दूसरा जो कार्य होता है शक्ति संतुलन का, वो है युद्धों को रोकने का प्रयास करना। खास करके इसमें भी जो विश्व युद्ध की संभावना होती है उसको समाप्त करना शक्ति संतुलन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। आप देखेंगे कि जो भी दो विश्व युद्ध हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं शक्ति अर्जित करने का प्रयास किया गया, लेकिन 1945 के बाद आज तक युद्ध को रोकने का निरंतर प्रयास किया गया है। अगर हम आज भी देखें तो वर्तमान में भी रूस यूक्रेन युद्ध विद्यमान है, चल रहा है बराबर, लेकिन वो युद्ध कभी भी विश्व युद्ध में परिवर्तित नहीं होगा और न ही उसके होने की संभावना है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में सभी ने उसके भयानक परिणाम देखे पूरे विश्व ने। तो कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि जो युद्ध है उसको विश्व युद्ध में परिवर्तित किया जाए। तो शक्ति संतुलन का मुख्य कार्य होता है कि किसी भी प्रकार के युद्धों को रोकने का प्रयास करना। तीसरा कार्य है शक्ति संतुलन का शक्ति के दुरुपयोग को रोकना। आप सभी जानते हैं पूरा विश्व परमाणु संपन्न है लगभग। कुछ छोटे छोटे देश हैं जिनके पास अभी भी परमाणु शक्तियां नहीं है, लेकिन वो भी किसी न किसी प्रकार से परमाणु अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो जो शक्ति संतुलन है उसका मुख्य कार्य होता है कि जिनके पास भी जो भी राष्ट्र परमाणु शक्ति संपन्न है उनके द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोका जाए, ताकि शक्ति के बढ़ते हुए प्रसार को कम करके विश्व में शांति स्थापित की जा सके। चौथा कार्य है शक्ति संतुलन का सभी राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा करना। आप सभी जानते हैं सभी राष्ट्र संप्रभु होते हैं। संप्रभु होने का अर्थ है कि उनकी शासन करने की शक्ति उनमें ही निहित होती है, और अंतिम रूप से अगर कहें तो संप्रभुता का स्रोत जनता होती है, और किसी भी देश की संप्रभुता में हस्तक्षेप करना दूसरे राष्ट्र के लिए उचित नहीं माना जाता। तो ऐसी स्थिति में शक्ति संतुलन का एक कार्य यह भी होता है कि कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, ताकि उनकी
संप्रभुता बनी रहे, वो राष्ट्र अपना कार्य ठीक प्रकार से कार्य कर सके। जो पांचवा कार्य है शक्ति संतुलन का, वो है राष्ट्रों की स्वतंत्रता को बनाए रखना। सभी राष्ट्र उपनिवेशवाद से मुक्त होने की कगार पर हैं। कुछ राष्ट्र अभी भी हैं जिनको इस समय उपनिवेशवाद की आवश्यकता है, या ये कहें कि वो आर्थिक उपनिवेशवाद का शिकार हैं। लेकिन फिर भी अधिकांश राष्ट्र वर्तमान में स्वतंत्र हो चुके हैं और लगभग लोकतंत्र की दिशा में वो अग्रसर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रों की स्वतंत्रता बनाए रखना शक्ति संतुलन का एक प्रमुख कार्य है। एक और चीज़ है जो हमने काफ़ी टाइम से देखी है, या भारत ने भी इसको झेला है, वो था उपनिवेशवाद, जिसको आप कह सकते हैं गुलामी का समय। तो शक्ति संतुलन सदैव उपनिवेशवाद का विरोध करता है। तो आइए जानते हैं इस उपनिवेशवाद के बारे में और इससे आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशवाद में आप देख रहे हैं कि एक तो उपनिवेशवाद था जिसमें कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र को अपने अधीन गुलाम बना लेता था, या उस पर या उसके संसाधनों पर अधिकार स्थापित कर लेता था। लेकिन 21वीं सदी में उपनिवेशवाद का एक नया रूप देखने को मिल रहा है, वो है पूंजी उपनिवेशवाद या डॉलर उपनिवेशवाद। इस उपनिवेशवाद में क्या होता है कि जो संपन्न राष्ट्र है वो निर्धन राष्ट्र की आर्थिक सहायता करता है और बाद में उसकी जो प्राकृतिक संसाधन है या अन्य संसाधन है उन पर कब्जा कर लेता है, और इस प्रकार से वहां पर नव उपनिवेशवाद डॉलर साम्राज्यवाद के रूप में स्थापित हो जाता है। तो इसका विरोध करना भी शक्ति संतुलन का एक कार्य है। आइए कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। क्लाउड के अनुसार शक्ति संतुलन सामूहिक सुरक्षा तथा विश्व सरकार की भांति शक्ति प्रबंधन का एक प्रमुख सिद्धांत है। शक्ति संतुलन आप समझ चुके हैं कि सामूहिक सुरक्षा का एक सिद्धांत पूरे विश्व में पाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। इसका अर्थ होता है कि एक राष्ट्र सभी के लिए, सभी राष्ट्र एक के लिए परस्पर सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। और विश्व सरकार, जिसको आप संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में भी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व की लघु संसद के रूप में जाना जाता है, उसकी भांति एक प्रबंधन का एक सिद्धांत है ताकि पूरे विश्व में शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सके। पामर पार्किंस के अनुसार देखते हैं, शक्ति संतुलन का तात्पर्य है शक्ति सदैव अस्थिर होती है, परिवर्तित होती है, चलायमान होती है, इसलिए शक्ति का संतुलन होना बहुत आवश्यक है। शक्ति को संतुलित करना बहुत आवश्यक है। यदि शक्ति असंतुलित होगी तो वो विनाशकारी हो सकती है। मार्टिन वाइट के अनुसार शक्ति संतुलन वह स्थिति है जब दो विरोधी गुटों की शक्ति लगभग समान प्रतीत होती है। आप सभी जानते हैं, अगर हम दो विरोधी गुटों का जिक्र करें तो 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, फैट मैन तथा लिटिल बॉय, उसके पश्चात एक युद्ध शुरू हुआ था जिसको हमने शीत युद्ध कहा, जो 26 दिसंबर 1991 को समाप्त हुआ 1991 में। ऐसी स्थिति में दो महाशक्तियों के बीच टकराव पैदा हुआ, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो मार्टिन वाइट यही कहते हैं कि शक्ति संतुलन कब स्थापित होता है, जब दो विरोधी गुटों की शक्तियां लगभग समान प्रतीत होती हैं। आगे बात करते हैं स्पाइकमैन के अनुसार। स्पाइकमैन के अनुसार शक्ति संतुलन वह अवस्था है जिसमें विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बटी होती है, क्योंकि वास्तव में प्रत्येक राष्ट्र शक्ति संतुलन में तभी रुचि लेता है जब उसका अधिक से अधिक हित निहित होता है। आप समझ सकते हैं, कोई भी बड़ा राष्ट्र छोटे राष्ट्र के साथ तभी संधि करना पसंद करेगा जब उसका अधिकतम हित हो रहा हो। यदि उस राष्ट्र का हित नहीं, उसमें निहित नहीं होगा तो कोई भी राष्ट्र संधि करना या समझौता करना या संतुलन स्थापित करना पसंद नहीं करेगा। जो राष्ट्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो हमेशा अपनी शक्ति को और बढ़ाने का प्रयोग करता है। आइए देखते हैं शक्ति के प्रयोग के तरीके या पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं। कौटिल्य ने भी कहा है, आप सब इस चीज़ को अच्छी प्रकार से जानते हैं कि साम दाम दंड भेद, ये चार नीतियाँ होती हैं जिसके माध्यम से हम शक्ति के प्रयोग को करते हैं। शक्ति के प्रयोग में साम का अर्थ होता है समझाना, अर्थात हम किसी भी राष्ट्र को समझाने बुझाने की तरीके से शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है दाम, अर्थात दाम देकर, अर्थ है प्रलोभन देना, अर्थात हम किसी भी राष्ट्र को प्रलोभन देकर के शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। दंड के बारे में अगर आप सभी जानते हैं तो दंड का अर्थ होता है सजा देना या पनिशमेंट देना। अगर हमें अपनी शक्ति का प्रयोग करना है, शक्ति संतुलन स्थापित करना है, या कोई राष्ट्र शांति को भंग कर रहा है, शांति स्थापित करनी है, तो उस राष्ट्र के विरुद्ध एक व्यापक जनमत तैयार करके उसको हम दंड दे सकते हैं या उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। एक और तरीका होता है शक्ति के प्रयोग का, वो होता है भेद, अर्थात फूट डालना। ये नीति आपने भारत में भी देखी होगी, लॉर्ड डलहौजी की नीति के रूप में ये प्रसिद्ध थी, फूट डालो और शासन करो। तो भारत में शक्ति का प्रयोग करने के लिए या विश्व में अगर हम कहें, इन चार नीतियों का, चार पद्धतियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, जिसे हम साम दाम दंड भेद के नाम से जानते हैं।
आइए जानते हैं शक्ति संतुलन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता है राष्ट्रों की शक्ति को नियंत्रित करना। शक्ति संतुलन आप लोग समझ ही गए होंगे कि विभिन्न राष्ट्रों की शक्ति को नियंत्रित करना, संतुलित करना शक्ति संतुलन कहलाता है। इसमें सबसे पहले अगर हम राष्ट्रों की शक्ति को नियंत्रित करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आप सभी जानते हैं। राष्ट्रों की शक्ति को नियंत्रित करने का एक तरीका है कि उनके बराबर अगर आप शक्तिशाली हैं तो राष्ट्र की शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना। आप वर्तमान स्थिति देख रहे होंगे 21वीं सदी में कि पूरे विश्व में यथास्थिति बनी हुई है, किसी भी प्रकार का तृतीय विश्व युद्ध या अन्य युद्ध की संभावना नहीं है। तो शक्ति संतुलन के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखते हैं। तीसरी जो विशेषता है शक्ति संतुलन की वो है युद्ध के बाद नए शक्ति संतुलन की स्थापना करना। जब भी कहीं कोई युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में कुछ राष्ट्र मध्यस्थता के माध्यम से या उनके बीच वार्तालाप के माध्यम से या कूटनीति के माध्यम से या विदेश नीति को इस प्रकार से संशोधित कर देते हैं कि वहां शक्ति संतुलन बन जाता है। इसमें कुछ राष्ट्र पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति अपनी नीतियों में भी परिवर्तन लेकर के आते हैं। जो चौथी विशेषता है वो है वस्तुपरक तथा व्यक्तिपरक तत्वों की प्रधानता। शक्ति संतुलन की एक और विशेषता है कि इसमें व्यक्तिपरक जो वस्तुएं होती हैं और जो वस्तुपरक वस्तुएं होती हैं, यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जो वस्तुएं होती हैं, उन दोनों क्षेत्रों में उन दोनों तत्वों को इसमें प्रधानता दी जाती है। राष्ट्रों के मध्य होने वाली राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में होने वाले विभिन्न क्रियाकलाप, इन दोनों तत्वों को वस्तुपरक और व्यक्तिपरक यानी कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या सामूहिक, क्षेत्रीय या छोटे स्तर पर आप देखें तो स्थानीय स्तर पर भी विभिन्न तत्वों को प्रधानता देते हैं और अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए शक्ति संतुलन को स्थापित करते हैं। इसमें राष्ट्रीय हित बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय हित तत्व शब्द का प्रयोग जो किया था जोसेफ फ्रैंकल ने किया था सर्वप्रथम। पांचवी जो विशेषता है वो है महाशक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इन 5 महाशक्तियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है पूरे विश्व में शांति की स्थापना करने में या शक्ति संतुलन की स्थापना करने में। इन 5 ही महाशक्तियों के पास वीटो पावर है, अर्थात निषेधाधिकार है कि ये किसी भी कार्य में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वहाँ निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो सैनिक संगठन है उनके माध्यम से भी ये कार्रवाई या शांति स्थापना कर सकते हैं। जो अगली विशेषता है, छठी विशेषता, वो है छोटे राष्ट्रों की सहायता करना। शक्ति संतुलन का एक और विशेषता है कि वो छोटे छोटे राष्ट्रों की सहायता करने में विश्वास रखती है। आप जानते हैं कि विश्व के अधिकांश देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत कम है। ऐसी स्थिति पर उनमें उपनिवेशवाद या नव उपनिवेशवाद के बीज पनपना या उनको गुलाम बनाया जाना बहुत आसान है। तो इससे निकालने के लिए उनको जो बड़े राष्ट्र हैं उनका कर्तव्य है कि वो छोटे राष्ट्रों की सहायता करें और किसी प्रकार के युद्ध की संभावना या क्षेत्राधिकार की संभावना को समाप्त करते हुए छोटे राष्ट्रों की सहायता करें। अगला देखते हैं, 7वीं विशेषता है लोकतांत्रिक राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है शक्ति संतुलन। देखिए, जो राज्य लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो कभी भी युद्ध को नहीं चाहेंगे। ऐसी स्थिति में यदि वो परमाणु बम का आविष्कार भी कर रहे हैं या परमाणु कार्यक्रम का विकास कर रहे हैं तो उसका विकास लोकतांत्रिक राज्यों में विकास कार्यों के लिए होना चाहिए, परमाणु ऊर्जा के लिए होना चाहिए या अनुसंधान एवं शोध एवं अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए आप उन कार्यक्रम का प्रयोग कर सकते हैं। तो लोकतांत्रिक राज्यों के लिए ये शक्ति संतुलन बहुत आवश्यक है और विश्व के अधिकांश बहुत बड़े बड़े लोकतंत्र ऐसे हैं जहां शक्ति संतुलन पाया जाता है। अगर हम खुद भारत के बारे में बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत के लिए भी शक्ति संतुलन होना बहुत आवश्यक है। अगली विशेषता है 8वीं, अधिनायक राज्यों की शक्ति संतुलन में अनास्था। आप अधिनायक तंत्र समझते हैं या तानाशाही समझ सकते हैं इस चीज को। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं आज भी पूरे विश्व में जहां अधिनायकवाद या तानाशाही व्यवस्था विद्यमान है और वो शक्ति संतुलन को नहीं मानते। पूरे विश्व में लगातार वो संकट का कारण या आतंक का कारण बने हुए हैं। अगर हम खुद उत्तर कोरिया के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं किम जोंग उन वहाँ के अधिनायक हैं और वो लगातार परमाणु परीक्षण, मिसाइलों का परीक्षण करते जाते हैं। ऐसी स्थिति में शक्ति संतुलन के लिए वो चीज़ें खतरा होंगी। यदि आप अपने विकास कार्य के लिए या ऊर्जा के लिए इस कार्य को कर रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस प्रकार से विश्व को आतंकित करने के लिए यदि आप परमाणु बमों का आविष्कार या मिसाइलों का परीक्षण करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये शक्ति संतुलन के लिए खतरा होगा और अधिनायक राज्य प्रायः इस शक्ति संतुलन में आस्था नहीं रखते, वो अनास्था रखते हैं।
अगला देखते हैं 9वीं विशेषता, वो है शक्ति संतुलन का मापन संभव है। ये भी याद रखिए, छोटे राष्ट्र हैं, बड़े राष्ट्र हैं, सभी राष्ट्र अगर शक्ति संतुलन को स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो शक्ति संतुलन को मापना संभव है। उदाहरण के लिए, अगर अमेरिका के पास 2000 परमाणु बम हैं, रसिया के पास 2000 परमाणु बम हैं और वो पूरे विश्व में शक्ति संतुलन को स्थापित करना चाहते हैं, तो उन सबको अपने उतने परमाणु बम समाप्त करने होंगे जितने एक छोटे से छोटे देश के पास न्यूनतम मात्रा में होंगे। अर्थात शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए पूरे विश्व के सभी राष्ट्र अगर मात्र 100 परमाणु बम या परमाणु इकाइयाँ अपने पास रखना चाहें तो सबके पास समान रूप से शक्ति संतुलन स्थापित करने के यंत्र होने चाहिए। इसमें असंतुलन स्थापित करने से ये शक्ति संतुलन स्थापित नहीं हो पाएगा। अगर कोई राष्ट्र ये कहे कि हम 200 परमाणु बम समाप्त कर देंगे, तब भी उसके पास 1800 परमाणु बम बचेंगे और एक राष्ट्र के पास 200 खत्म करने के बाद कुछ भी ना बचे, तो ये शक्ति संतुलन नहीं होगा। बल्कि जिस राष्ट्र के पास 1800 परमाणु बम होंगे वो कम परमाणु बम वाले राष्ट्र पर आक्रमण कर सकता है और उस पर नियंत्रण स्थापित करके उसे उपनिवेश बना सकता है। अगली विशेषता है विश्व युद्ध रोकने में सहायक। यदि शक्ति संतुलन स्थापित कर दिया जाए, हथियारों की होड़ को समाप्त कर दिया जाए, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए, तो हम विश्व युद्ध की संभावना को समाप्त कर सकते हैं और ये शक्ति संतुलन से ही संभव है। शक्ति संतुलन की 11वीं विशेषता है शक्ति संतुलन में परिवर्तनशीलता। शक्ति संतुलन केवल हथियारों का ही नहीं होता, ये मनोवैज्ञानिक भी होता है, या आप कहें कि ये वैश्विक रूप में भी हमको दिखाई देता है। मनोवैज्ञानिक किस प्रकार से हो सकता है, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग सभी शीत युद्ध के बारे में जानते हैं। शीत युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं था, कोई कोल्ड वार ठंड में लड़ा गया युद्ध नहीं था, बल्कि शीत युद्ध एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जो दिमाग में लड़ा गया, दो राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया। परिणाम आप सभी जानते हैं कि इसका पूरा विश्व गवाह बना, साक्षी बना और पूरे विश्व को संकट झेलने पड़े। पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ गया, पूंजीवादी और साम्यवादी। तो शक्ति संतुलन में वर्तमान में भी परिवर्तनशीलता संभव है। अगर हम किसी एक गुट का साथ देंगे तो शक्ति संतुलन में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां निहित हो जाएंगी। आइए जानते हैं शक्ति संतुलन का महत्व क्या है। शक्ति संतुलन अंतरराष्ट्रीय शांति का पोषक है। देखिए, पूरे विश्व में अगर युद्ध नहीं होंगे या विश्व युद्ध नहीं होंगे तो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना होगी। यानी कि शक्ति संतुलन से पूरा विश्व शांति की स्थापना करने में सहायक होगा और विश्व शांति स्थापित होने से पूरा विश्व विकसित अवस्था को प्राप्त करेगा, विकास की ओर अग्रसर होगा। युद्धों से किसी भी राष्ट्र को लाभ नहीं होता। दूसरा देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का रक्षक। आप सभी जानते हैं प्रत्येक राष्ट्र के कानून होते हैं, उसी प्रकार से विश्व में भी सभी राष्ट्रों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया है नीदरलैंड के हैग में। जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो नीदरलैंड के हैग में स्थित है। तो उन कानूनों की रक्षा करना शक्ति संतुलन का एक महत्वपूर्ण कार्य है और इसका महत्व भी है। अगर शक्ति संतुलन स्थापित करना है तो हमें कानूनों को मानना पड़ेगा, इंटरनेशनल कानूनों को। अगला बात करते हैं नंबर 3 महत्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारक। अगर शक्ति संतुलन को हम स्थापित करने में कामयाब होते हैं तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होंगे वो अच्छे होंगे। हम परस्पर राष्ट्रों के साथ मित्रता की नीति अपनाएंगे, साथ ही हमारे व्यापारिक संबंध, आर्थिक संबंध, सामाजिक संबंध, राजनीतिक संबंध तथा समस्त प्रकार के सांस्कृतिक संबंध सुदृढ़ होंगे। इससे क्या होगा, वैश्विक संस्कृति का विकास होगा और राष्ट्र विकसित होगा। चौथा महत्व देखते हैं छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता में सहायक। अभी हमने कुछ देर पहले बात की कि विश्व में सभी राष्ट्रों का आकार एक समान नहीं है। कुछ राष्ट्र बहुत बड़े हैं आकार में, क्षेत्रफल में, जनसंख्या में, और कुछ राष्ट्र बहुत छोटे हैं। तो जो छोटे राष्ट्र होते हैं वो प्रायः बड़े राष्ट्रों से आतंकित रहते हैं या भयभीत रहते हैं या उनको अपने बड़े भाई की भूमिका में देखते हैं। ऐसी स्थिति में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित हो जाएगी, शक्ति संतुलन स्थापित होगा, तो छोटे राष्ट्रों को स्वतंत्रतापूर्वक अपना व्यापार करने में, कार्य करने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी। अगला महत्व देखते हैं, वो है शक्तिशाली राष्ट्रों पर नियंत्रण में सहायक। कुछ राष्ट्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, कुछ अधिनायक तंत्र वाले राष्ट्र भी हैं। ऐसी स्थिति में जो राष्ट्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें। इसके लिए आवश्यक है कि शक्ति संतुलन स्थापित किया जाए और शक्ति संतुलन शक्तिशाली राष्ट्रों पर नियंत्रण रखने में सहायक है। अगला महत्व देखते हैं, वो है विश्व युद्ध की संभावनाओं को रोकने में सहायक। नंबर 7। आप समझ गए होंगे, जब पूरे विश्व में शांति होगी, किसी प्रकार के कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो विश्व युद्ध की संभावनाओं को समाप्त किया जा सकता है। और आपने कहावत भी सुनी होगी कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो हथियारों से नहीं होगा। अगर हथियारों से होता भी है
तो उसके बाद अगला युद्ध लाठी डंडों से लड़ा जाएगा, कंकड़ पत्थरों से लड़ा जाएगा। पूरी मानव सभ्यता, विश्व सभ्यता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि परमाणु बम, वैक्यूम बम इतने खतरनाक हैं कि इससे किसी भी व्यक्ति के जीवन का बचना बहुत मुश्किल है। हम फिर से आदिम अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि शक्ति संतुलन स्थापित किया जाए। आठवां महत्व है शक्ति संतुलन का, सामूहिक सुरक्षा को बढ़ाने में सहायक। विश्व संतुलन में, शक्ति संतुलन में या सामाजिक संतुलन में सामूहिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत एक सबके लिए, सब एक के लिए सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात एक राष्ट्र सभी राष्ट्रों की रक्षा करेगा, सभी राष्ट्र एक राष्ट्र की रक्षा करने के लिए तत्पर होंगे। नौवां महत्व है विदेश नीति निर्धारण में सहायक। अगर शक्ति संतुलन स्थापित हो जाता है तो कोई भी राष्ट्र उसके आधार पर अपनी अपनी विदेश नीति का निर्धारण कर सकता है कि हमें किसी पड़ोसी राष्ट्र के साथ कैसे संबंध रखने हैं या संबंध नहीं रखने हैं। यदि पड़ोसी राष्ट्र हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता किसी राष्ट्र के साथ, तो उसकी विदेश नीति उससे उसी प्रकार के संबंध रखने पर मजबूर करेगी। तो शक्ति संतुलन किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को निर्धारित करने में भी सहायक होता है। 10वां महत्व देख लेते हैं, सामाजिक आर्थिक औद्योगिक क्रांति में सहायक। पूरे विश्व में सभी राष्ट्रों का विकास सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक क्रांति से संभव है। इसके अलावा तकनीकी विकास भी इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अंतरिक्ष कार्यक्रम का विकास करना भी बहुत आवश्यक है, और ये सभी विकास कार्य तभी संभव हो सकते हैं जब हम विश्व शांति की स्थापना करें। अगला महत्व देख लेते हैं, नंबर 11, सहयोग बढ़ाने में तथा सुरक्षा में सहायक। शक्ति संतुलन का एक और महत्व है कि इससे पूरे विश्व में परस्पर सहयोग बढ़ता है तथा वैश्विक सुरक्षा के जो कार्य होते हैं उनको करने में सहायता मिलती है। प्यारे बच्चों, आज हमने जाना शक्ति संतुलन के बारे में कि शक्ति संतुलन क्या है, शक्ति संतुलन का महत्व क्या है, और इससे जुड़ी हुई अन्य चीज़ें। इससे जुड़े हुए अन्य टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।